नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूँ टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग बात करते हैं टीचर सिलेक्शन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड इत्यादि से रिलेटेड है। तो रोज शाम को मैं लेके आता हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप टेट सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। चलते स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, द वर्ड सोशलाइजेशन मीन्स। इस क्वेश्चन में आपसे सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण का अर्थ पूछा जा रहा है, और उस मीनिंग को आपको जो डिफाइन करता है इन 4 ऑप्शन में से जो आपको लगता है बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन, एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कुछ इस तरह से, सोशलाइजेशन की जो मीनिंग है वो कुछ इस तरह से बताया जा रहा है, फॉलोइंग सोशल नॉर्म रिलैटलेसली। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है रिवॉलेंटली अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है अंडरस्टैंडिंग द सोशल डाइवर्सिटी। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है एडजस्टिंग इन द सोसाइटी। यानी कि 4 ऑप्शन को अगर डिटेल में डिस्कस करें तो फर्स्ट में ये बोला गया है कि भी सोशल नॉर्म्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, जो भी सोशल नॉर्म्स के अंदर आता है उसको बिल्कुल फॉलो करना, उनके जो भी मापदंड है, नियम कानून जो भी है उसको फॉलो करने की बात की जा रही है पहले ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो भी सोशल नॉर्म्स बनाए गए हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट चलना, ठीक है, उसको बिल्कुल भी फॉलो मत करना और उसका अगेंस्ट में चलना, ये बोला जा रहा है सेकेंड ऑप्शन में। और थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द सोशल डाइवर्सिटी, जो हमारे समाज में सोशल डाइवर्सिटी है उसको समझना, ये सोशलाइजेशन है। कि भी अलग अलग सोसाइटी के अंदर अलग अलग जो रिलीजन, कास्ट और बाकी चीजों पे जो डिफरेंसेस आते हैं उनको समझना सोशलाइजेशन बोला जा रहा है, इसका मतलब है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है एडजस्टिंग इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर खुद को एडजस्ट करना, ठीक है, अलग अलग लोगों के बीच में अपने आप को स्टेब्लिश करना ही सोशलाइजेशन है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं करेक्ट आंसर क्या है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने, करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, यानी कि एडजस्टिंग इन द सोसाइटी। कि सोसाइटी में डाइवर्सिटी तो होगी, रूल्स होंगे और कई जगह उसे फॉलो भी किया जाएगा, कहीं फॉलो नहीं भी किया जाएगा कुछ, लेकिन जो रियल मीनिंग है सोशलाइजेशन की वो मीनिंग है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोसाइटी के जो मेंबर होकर के किस तरह उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाते हो, ये एक्चुअल में सोशलाइजेशन का मीनिंग होता है कि एडजस्टिंग इन द सोसाइटी। यानी करेक्ट आंसर हमारा इसमें फोर्थ हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक। एक बच्चे के हिसाब से, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण के हिसाब से फीचर नहीं है जो हमें वो बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है चाइल्ड सेंटर्ड होती है और आपको इसमें ये बताना है जो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। देखते हैं वन बाय वन ऑप्शन को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कुछ इस तरह से, ईच चाइल्ड मेक हिज और हर करिकुलम, कि हर बच्चा अपने लिए खुद करिकुलम डिजाइन करेगा और उस हिसाब से पढ़ाई होगी, ये फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है चिल्ड्रन आर इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स, कि जो बच्चे होंगे वो इनएक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे, ये बोला जा रहा है सेकेंड ऑप्शन में। और थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है आपका ईच चाइल्ड इज यूनिक इन इट्स ऑन वे, हर बच्चा अपने हिसाब से यूनिक है, हर किसी में अपनी प्लस पॉइंट है, हर किसी में अपने नेगेटिव पॉइंट है, हर बच्चे में अलग अलग फीचर है, मतलब किसी भी बच्चे को आप कंपैरिजन मत करिए, सब अपने आप में यूनिक है, ये थर्ड में बोला जा रहा है। और फोर्थ में बोला जा रहा है ईच चाइल्ड हैज अ राइट टू एजुकेशन, कि हर बच्चे का राइट है एजुकेशन प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, हर बच्चे का मतलब ये अधिकार है, ये बोला जा रहा है। तो आपको जो इसमें आंसर करना है वो नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, यानी चाइल्ड सेंटर्ड जो नहीं है वो हमारा आंसर होगा। तो चाइल्ड, ये तो क्या नाम है, राइट टू एजुकेशन की बात की जा रही है, हाँ हर बच्चे का अधिकार है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये आंसर डायरेक्टली गलत लग रहा है आपको। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड होने की बात की जा रही है और हमें आंसर क्या ढूंढना है, नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, ये हमारा फीचर है, हमें ये ढूंढना है। नीचे से हम थर्ड देख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि ईच चाइल्ड इज यूनिक, ये यूनिकनेस वाली बात, यानी कि हर बच्चे को इंपॉर्टेंस दी जा रही है इसके अंदर, यानी कि ये भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, सेकंड में आपसे जो बोला गया वो चिल्ड्रन आर इनएक्टिव पार्टिसिपेंट, इनएक्टिव, बिल्कुल इनएक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे, यानी कि ये भी चाइल्ड सेंटर अप्रोच के बारे में बात की जा रही है, यानी कि ये भी नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट अगर देखिए, फर्स्ट में जैसे आपसे बोला जा रहा है ईच चाइल्ड मेक हिज
और हर करिकुलम, कि हर बच्चा अपने लिए करिकुलम होगा। अब इतनी ज्यादा भी फ्रीडम बच्चों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम ये मानते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर इतनी भी समझ में नहीं आ गई कि वो करिकुलम डिजाइन करेगा, कि करिकुलम तो कौन स्पेशलिस्ट पर्सन ही डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच नहीं, क्योंकि ये अगर इस तरह से बच्चे को हम पूरा पूरा फ्रीडम दे देंगे इस तरह से, तो फिर वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए किसी एक्सपीरियंस इंसान की जरूरत पड़ेगी जो अच्छे से करिकुलम को डिजाइन करे और एक एम को हिसाब से रखते हुए फिर उसके जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करिकुलम डिजाइन होगा। यानी कि जो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट आल्सो प्रीसीड इट, कि जो विचार जो होते हैं ये हमें सिर्फ हमारे जो व्यक्तित्व को, हमारे के अंदर जो पर्सनैलिटी होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कि जो हमारे विचार रहते हैं जो हमारी सिर्फ हमारी लैंग्वेज को डिफाइन नहीं करते हैं, बल्कि आगे उसके हिसाब से आगे जो हमारी राय बनती है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये बात किसने कही थी आपको ये बताने, हु अमंग द फॉलोइंग सेट फोर्थ और दिस आइडिया, कि किसने ये विचार लाया था कि थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट आल्सो प्रोसीड इट, कि भाषा जो हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो सिर्फ हमारी लैंग्वेज या हमारी भाषा को ही नहीं रिफ्लेक्ट करते, बल्कि हम सोचते कैसे हैं वो भी बताते हैं इसके अंदर। तो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, किन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के आंसर है ऑप्शन में दे रखे हैं आपके पास, आपको जो भी लगता है सही है उस पर अटेम्प्ट करिए। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसके अंदर, चारों में से बेस्ट जो जिसने भी कहा था आपको लग रहा है उसका आंसर पिक करना है। तो 1 बाय 1 उनके नाम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास है जीन पियाजे, कि जीन पियाजे ने आपको बोला था कि ये लाइन बोली थी। सेकंड आपसे बोला जा रहा है ये जो स्टेटमेंट है कॉलबर्ग की है, कॉलबर्ग की स्टेटमेंट है, सेकंड में बोला जा रहा है। और थर्ड में बोला जा रहा है कि ये स्टेटमेंट पावलोव की है, और लास्ट में बोला जा रहा है ये वाइगोत्स्की की स्टेटमेंट है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट किसने बोला था, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो गया 4, यानी कि वाइगोत्स्की का ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बोला था, और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बोलते टाइम ही उन्होंने ऐसी बात रखी थी कि जो थॉट्स होती है सिर्फ वो हमारी लैंग्वेज को डिटरमाइन नहीं करती, बल्कि हम लैंग्वेज जो आ रही है, हमारे विचार जो आ रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं, हमारी एक तरह से पर्सनैलिटी कह लीजिए, हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट कह लीजिए, और बहुत सारे एस्पेक्ट जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है उन सब चीजों के बारे में ये डिसाइड करती है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है, यानी कि स्टेटमेंट जो बोला गया था वो वाइगोत्स्की के द्वारा बोला गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 4th इसके अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी बेस्ट डिस्क्राइब द हेज डायलेमा, हेज का जो डायलेमा है उसको डिफाइन करने के लिए इनमें से किसकी थ्योरी ने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, यानी कि जो हेज की डायलेमा की जो थ्योरी है उसको कौन अच्छे से एक्सप्लेन करती है, इन 4 में से किसी एक की थ्योरी। तो आपको 1 बाय 1 टोटली थ्योरी बेस्ड है ये क्वेश्चन। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर थ्योरीज को कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसे ठीक से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 आप ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं बड़ा इजीली आप दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वाइगोत्स्की थ्योरी, सेकंड ऑप्शन है आपके पास पियाजेस थ्योरी, थर्ड ऑप्शन है आपके पास कोलबर्ग्स थ्योरी, एंड द लास्ट ऑप्शन यू हैव विनेट्स थ्योरी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है इसके अंदर। हाँ, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपके लिए है कोलबर्ग थ्योरी, यानी कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो टोटली डिस्क्राइब करती है हेज के डायलेमा को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 3rd। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द इन्वायरमेंट फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। तो जो डेवलपमेंट फैक्टर जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो सारी चीजों को इंक्लूड करता है, बस इसको नहीं करता। कौन सी को नहीं, यानी कि इसके अंदर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों को नहीं ढूंढना है, हमें उन चीजों को ढूंढना है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा जो अदर देन इन्वायरमेंट, यानी कि जो हेरिडिटी का जो पार्ट होगा हमारा आंसर वो होगा। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे होगा अदर देन इन्वायरमेंट फैक्टर। ठीक है, यानी कि हेरिडिटी से जो रिलेटेड है वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। दोबारा क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूं। द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग।
कि इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर ये सारी चीज इंक्लूड करती है एक्सेप्ट एक नहीं करती। तो कौन सी नहीं करती हमें वो बतानी है, यानी कि अदर देन इन्वायरमेंट, यानी कि हेरिडिटी की बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया आपके लिए, बस और कुछ नहीं, ताकि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में गलती हो जाए। तो ये चीज आपको पॉइंट आउट कर लेनी है कि इसमें इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है हेरिडिटी के बारे में। लेकिन फैक्टर यहाँ पे क्या डाला, इन्वायरमेंट एक्सेप्ट एक वर्ड लिखने से ही क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हेरिडिटी से डील करती है, जो कि इन्वायरमेंट से डील नहीं करती, ऐसा बोला जा रहा है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ये किस कैटेगरी में आता है, इन्वायरमेंट के आता है हेरिडिटी का, आपको ये गैस करना है। नेक्स्ट है कल्चर, तो कल्चर किसके अंदर आता है आपको ये बताना है। और लास्ट में फिजिक्स, कि जो मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर जो वो किसके अंदर आता है। अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो एजुकेशन किसका फैक्टर ये आता है, फैक्टर इन्वायरमेंट के अंदर आता है। न्यूट्रिशन किसके अंदर आता है, ये भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है। कल्चर भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है। जो फिजिक्स है यानी कि बच्चे का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ये आता है हेरिडिटी के अंदर, यानी कि उसे जो पेरेंट्स से अपने जो पेरेंट्स से जीन्स के रूप में हेरिडिटी में जो मिला है वो उसकी बात इसके अंदर की जा रही है, यानी कि जो ये इन्वायरमेंट का फैक्टर नहीं है बल्कि ये हेरिडिटी का फैक्टर है। अदर देन दिस ऑल अबाउट थ्री ऑप्शंस रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट एंड द फोर्थ ऑप्शन फिजिक्स, इसकी बात करें यानी फिजिकल स्ट्रक्चर की जो बात की जा रही है ये आपका हेरिडिटी का पार्ट है, यानी कि एनवायरमेंट का फैक्टर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया फोर्थ हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग implication cannot be derived from the Piaget's theory of cognitive development, कि पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इनमें से किस चीज को ड्राइव नहीं की जा सकती। मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा, जैसे किसी भी थ्योरी की एप्लीकेशन होती है, हर थ्योरी की कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है, उसका यूज होता है। जैसे आप जैसे अपने टीचर सिलेक्शन एग्जाम में जब जैसे आप अपेयर होने वाले हैं किसी भी एग्जाम में, तो उससे पहले मेरी तो सलाह ये होगी कि जो भी आपने बीएड, डिप्लोमा, एमएड या जो भी आपने टीचर सिलेक्शन एग्जाम से के लिए बैठने से पहले जो आपकी जो प्री क्वालिफिकेशन है इसके लिए, ठीक है, यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो भी आपने किया हुआ है, तो उसके अंदर जो भी आपकी जो साइकोलॉजी का पार्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गई, आपकी प्रोसेस ऑफ चाइल्ड लर्निंग हो गई, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गई, एजुकेशन साइकोलॉजी होगी, और इन सब से रिलेटेड जो भी आपके पेपर रहे हैं डिप्लोमा या डिग्री के अंदर, तो उस टाइम जब ये कोर्स कर रहे थे तो उसमें जो भी आपकी थ्योरी है उसकी एप्लीकेशन आपको क्लियर होनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी भी थ्योरी है, ठीक है, उन सारी थ्योरी को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, किसने दिया है, क्या किस चीज की बात की जा रही है, क्या एग्जाम्पल दिया गया है, इन सब के पहले नोट्स बनाइए। और उसके बाद जब आप ये सारी चीज कर लेते हैं फिर उसकी इंप्लीकेशन देखिए कि उसे आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं, डेली लाइफ के अलावा क्लासरूम टीचिंग में किस तरह इसका यूज हो सकता है। और जब ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं कि मतलब एक एक थ्योरी का आपको क्लासरूम इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपको पता हो, डेली लाइफ में अदर देन क्लासरूम यानी कि आउटसाइड द क्लासरूम कैसे इसे यूज करना है, ये सब चीजें अगर आपने थोड़े से नोट्स दो तीन पॉइंट में अगर आपने नोट्स बना लिए, तब इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली डील कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसकी बात की जा रही है, और पियाजे की थ्योरी के अंदर जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन है यानी कि उसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो उसकी बात की जा रही है। तो दोनों तरीके से बात की, आपसे क्लासरूम के अंदर का भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है और आउटसाइड द क्लासरूम उसका भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि क्लासरूम के अंदर का या क्लासरूम के बाहर का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें पूछा जा रहा है कैन नॉट, कांट बी ड्राइव, यानी कि जो पियाजे की थ्योरी से ड्राइव नहीं की जा सकती, इस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास चिल्ड्रंस डिजायर टू लर्न, कि बच्चा सीखना चाहता है, इसके बारे में बात की जा रही है। सेकंड बोला जा रहा है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, कि वर्बल टीचिंग से रिलेटेड बात की जा रही है इसके अंदर, कि उसकी आवश्यकता, उसकी इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है। थर्ड में बोला जा रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि इंडिविजुअल डिफरेंस कि पियाजे की थ्योरी में था या नहीं था, आपको ये पहले सोचना है फिर बताना आंसर। लास्ट में आपकी बोल जा रहा है डिस्कवरी लर्निंग को डिस्कवर करना, कि बच्चा सीख पा रहा नहीं है, उसके अधिगम की खोज करना, कहने का मतलब है। तो अगर आप ये सारे ऑप्शन देख रहे हैं तो जो पियाजे ने जो अपनी कॉग्निटिव थ्योरी दी थी उसके अंदर उसने चिल्ड्रंस की डिजायर की बात करी थी कि जो स्टूडेंट है यानी कि जो चिल्ड्रन है वो सीखना चाहता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला था नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। वर्बल टीचिंग के ऊपर उसने कभी भी फोकस नहीं किया था पियाजे ने, तो यानी कि ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि
सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। और हमसे क्या पूछा गया है, कैन नॉट ड्राइव, यानी कैन नॉट ड्राइव होने का मतलब है यानी कि जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से पार्ट नहीं है, यानी कि सेकंड तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप थर्ड एंड फोर्थ को देखोगे तो थर्ड में भी आपने इंडिविजुअल डिफरेंस, हाँ पियाजे की थ्योरी में भाई इंडिविजुअल डिफरेंस की बिल्कुल बात की गई है, उसके बाद लर्निंग डिस्कवरी की भी बात करके, बल्कि यानी कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को अगर आप ध्यान से देखो, यानी कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो पियाजे की थ्योरी है उसकी इंप्लीमेंटेशन है इसके, ठीक है। तो ये चीज इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए की जो थ्योरी है उसका इंप्लीमेंटेशन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन आपके बारे में उसको पता, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन तो आपने एक सॉल्व किया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको तीन और बातें सीखने को मिली, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने डिजायर की बात करी है बच्चे की, उसकी लर्निंग डिस्कवरी की बात की गई है, इंडिविजुअल डिफरेंस की भी बात की गई है। यानी कि क्वेश्चन तो आपने एक सॉल्व किया यहाँ पे, लेकिन बाकी क्वेश्चन के लिए आप मेंटली तैयार हो गए कि और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है तो इसका आंसर ऐसे दे सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कैन बी यूज्ड बेस्ट यूज इन टीचिंग टू इनकरेज। टीचिंग के अंदर सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि बच्चों को इनकरेज करने का, डेमोक्रेटिक लिविंग अमंग स्टूडेंट, कि एक तरह से अब लोकतांत्रिक तरीके से जीवन को यापन करने के लिए, लिविंग स्टाइल को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है मतलब यूज करने में। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे उस बेस्ट मेथड की बात की जा रही है जिसके अंदर आप बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिकली लिविंग स्टाइल फॉलो करें, यानी कि लोकतांत्रिक जीवन में लोकतांत्रिक वैल्यू को, उसकी जो विचारधारा को कैसे निहित करे बच्चा, उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये किस मेथड को यूज करके आप अप्लाई करेंगे बच्चों में, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन को एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है लेक्चर मेथड, कि जब आप लेक्चर मेथड से टीचिंग करते हैं तब बच्चा डेमोक्रेटिक वैल्यू को ज्यादा इनकलकेट करता है अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। सेकंड में बोला जा रहा है सोशल इंटरेक्शन, कि जब आप सोशल इंटरेक्शन करेंगे बच्चे के साथ तो सोशल इंटरेक्शन के अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि डेमोक्रेटिक लिविंग स्टाइल बच्चों का होगा। थर्ड बोला जा रहा है कि एक्सपेरिमेंटल, कि जब आप एक्सपेरिमेंटल यानी कि जो प्रयोगवादी कार्यक्रम करते हैं उस हिसाब से अपनी टीचिंग करते हैं तब जाके बच्चा अपने डेमोक्रेटिक लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर सकता है। अच्छा, फोर्थ में आपसे बोला जा रहा है कि डिस्कवरी मेथड, की जब आप डिस्कवरी मेथड से बच्चे को पढ़ाते हैं तब आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लिविंग के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या, आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, चार ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसका डिस्कवरी मेथड। क्यों? डिस्कवरी मेथड में क्या, बच्चा किसी चीज को डिस्कवर करेगा, किसी चीज के लिए काम करेगा, तो यानी कि टीम स्पिरिट आएगी, यानी कि वो एक दूसरे से किसी बातों को लेकर के जुड़ के रहेंगे। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पे इंकरेज कर सकते हैं बच्चों को डेमोक्रेटिक तरीके से जीवन यापन करने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो गया वो हो गया फोर्थ। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है, फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर एंड हेयर आर, यानी कि जो किसी भी बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है कि उसके फिजिकल ट्रेट्स की कैसे गुण है, कैसा दिखता है, कैसा लुक है वगैरह वगैरह, या फिर हम बात करें उसकी हाइट का, उसकी आंखों के रंग का, उसके बोन स्ट्रक्चर का, या फिर उसके हेयर का, ये किस चीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो चार चीजें हैं, चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपको बेस्ट पिक करना है कि जो आपके इन सारे फीचर को मैच करता हो, जोन सा ऑप्शन। चलो देख लेते हैं वन बाय वन। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आपकी कुछ इसलिए प्राइमरी क्वालिटीज की बात की जा रही है। सेकंड आपसे बोला जाएगा सेकेंडरी क्वालिटी है ये सारी। थर्ड बोला जा रहा है नॉट इनहेरेंट, और फोर्थ में बोला इनहेरेंट। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब भी आप डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेवलपमेंट को आप बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसके फैक्टर्स को, एक तो हेरिडिटी और दूसरा इन्वायरमेंट। तो पहले तो ये चेक करिए कि हेरिडिटी का पार्ट है या इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो फिजिकल ट्रेड या बाकी जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी कि ये इन्वायरमेंट का पार्ट तो नहीं है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो यानी कि ये जो फैक्टर है, ये जो फीचर्स बताए गए हैं आपको, ये किसका पार्ट है, ये हेरिडिटी का पार्ट है। तो हेरिडिटी का पार्ट के हिसाब से आपको आंसर पिकअप करना है। तो चार ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्राइमरी सेकेंडरी ये सारी क्वालिटी किसकी है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, यानी कि इसको हमने साइड कर दिया। ठीक है, अब इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, जो आपको इनहेरेंट यानी कि जन्मजात मिला हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये क्या हुआ, ये
हेरिडिटी की बात की जा रही है। और थर्ड में क्या बोला, नॉट इनहेरिट, यानी कि जो हेरिडिटी का पार्ट नहीं है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन जो कि हेरिडिटी की बात करें, इनहेरिट मींस अब यहाँ पे इसको हेरिडिटी से, विरासत से, या जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है जिसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं लगाए हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। यानी कि आपके पेरेंट्स से आपको बाय बोर्न बाय बर्थ ये आपको चीज मिली हुई है, यानी कि हेरिडिटी का ही पार्ट है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो गया वो आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि पियाजे की थ्योरी कितना इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ रहा हो कि बार बार क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अगर आपने पढ़ रखा है वेरी गुड, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ में नोट्स बना लीजिए अपने, अगर कर चुके तो वेरी गुड, उसको रिवाइज करिए, नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम दे करके एक दिन ये काम कर लीजिए। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए, पियाजे प्रपोजेस दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एट्रीब्यूट्स द इनएबिलिटी। पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सा होता है। तो पियाजे ने 4 तरह की स्टेज बताई है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब होता है 2 साल से लेकर 7 साल का जो पीरियड है उसको उसने प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब, ये प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है 2 से लेकर 7 साल के बच्चे की बात करने जा रहा है ये, ठीक है, हो गया क्लियर। उससे बात पूछ रहा है आर अनेबल टू कंजर्व, कि वो अपनी बातों को वो क्या नाम है, जो बच्चे इस पीरियड के अंदर आते हैं वो उनके लिए कुछ चीजें आप कंजर्व नहीं कर सकते, इसके बारे में आर अनेबल टू कंजर्व, कि वो कई चीजों को कंजर्व नहीं कर पाते, क्या नाम है, संरक्षण नहीं कर पाते, उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एट्रीब्यूट्स इनएबिलिटी, कि उनके अंदर जैसे जो 2 से लेकर 7 साल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उन बच्चों के वो अपनी बात को कई बार ढंग से रख नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आपको ये बताने के उस चीज के लिए फैक्टर क्या है कि बच्चा अपनी बात को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, कंजर्व नहीं कर रहा, अपने बारे में इतनी योग्यता नहीं है उसके अंदर कि वो अपने आप को प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट आंसर पिकअप करना है कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके फैक्टर क्या है, आपको ये बताना है, इस इनएबिलिटी के एट्रीब्यूट्स क्या है, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन में पढ़ लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन बोला इनएबिलिटी टू हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, कि बच्चे के अंदर एक रीजनिंग डेवलप नहीं होती इस टाइम पे, इसलिए वो ऐसा करता है। फर्स्ट ये बोला जा रहा है। सेकंड आपसे बोला जाए इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, कि वो विचारों को मतलब वो एक तरह से ये बच्चे जो है ना इसके अंदर जो विचार थॉट्स को चेंजेस नहीं कर पाते बच्चे, यानी कि इतने छोटे हैं कि इनके अंदर बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस होता नहीं है, और होता भी है तो बहुत कम होता है जिसको वो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं ला पाते हैं, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड के अंदर। थर्ड में बोला जा रहा है लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अरे भाई बच्चा तो बहुत छोटा है, 2 से 7 साल के बच्चे में अभी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कहाँ से डेवलप होगी, थोड़ी बहुत रीजनिंग होगी, बस थोड़ा बहुत चीजों को आइडेंटिफाई कर सकता है बच्चा, उतना ज्यादा तो नहीं कर सकता है। तो थर्ड ऑप्शन में बोला है लैक ऑफ हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात है, थोड़ा बहुत होता है बच्चे के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल की बात तो नहीं हो पाएगी। और लास्ट ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है, इनका आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बच्चा है किस कैटेगरी का है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है। तो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, सेकंड यानी कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, कि वो अपने विचारों को अपरिवर्तनशील होता है, यानी कि अपने विचारों में परिवर्तन चेंजेस नहीं ला पाता अपने थॉट प्रोसेस की वजह से, इसलिए किसी भी चीज के लिए वो इसके अंदर इतनी एबिलिटी डेवलप नहीं होती कि वो किसी भी चीज को कंजर्व कर सके, ठीक है। तो यानी करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर हमारा हो गया इसका सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, कि डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है, यानी कि विकास की प्रक्रिया जो किसी भी बच्चे के अंदर होती है वो स्टार्ट कब होता है, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से, फर्स्ट ऑप्शन है स्टेज ऑफ इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था, तो जब बिल्कुल शैशवावस्था बिल्कुल इन्फेंट यानी कि बिल्कुल बेबी सा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तब से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऐसा बोला जा रहा है। सेकंड आपसे बोला प्री नेटल स्टेज, कि प्री नेटल स्टेज के अंदर जब बच्चा होता है, यानी कि जब गर्भावस्था की से थोड़ा पहले की टाइम की बात की जा रही है कि मदर की उसमें है, तब से ही ये स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड में बोला जा रहा है प्री चाइल्डहुड स्टेज, कि चाइल्डहुड स्टेज से आने से पहले बच्चा इस स्टेज के अंदर ही बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फोर्थ जो ऑप्शन है आपके पास, ये बोला जाए पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि जब बच्चा बाल्यकाल को या बचपन काल को जब जी लेता है, उसके बाद बचपन से जब बड़ा होने के स्टार्ट होता है, तब एक्चुअल में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके हिसाब से, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए।
तो अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग की बात पूछेगी कि स्टार्ट कब होता है। ठीक है, तो यानी कि जब कोई भी बच्चा अपनी माता के गर्भ में रहता है, ठीक है, गर्भ में रहता है, उससे भी पहले प्री नेटल स्टेज में जब होता है, ठीक है, प्रसव से भी पहले होता है, तब से स्टार्ट हो जाए। यानी कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि बाय बोन होता है, कि बोन से पहले भी उनका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन उसकी मदर के गर्भ में होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का है, करेक्ट आंसर इसका हो गया सेकंड ऑप्शन, यानी कि प्री नेटल स्टेज में ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चों का जो एरर होता है ड्यूरिंग लर्निंग, एरर या फिर मिसकॉन्सेप्ट जो होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ऐसे क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और आप उन 4 ऑप्शन में से जो भी आपको लगता है कि आपके इस चाइल्ड के एरर और मिसकॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वो आपका आंसर होगा। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं 4 ऑप्शन को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ये है, सिग्निफाइज दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटी आर फार इंफीरियर देन द ऑफ अडल्ट, कि बच्चों की फर्स्ट ऑप्शन में आपसे जो बोला जा रहा है, जो बच्चों की जो गलतियां हैं या मिसकॉन्सेप्ट है या एरर है, वो ये चीज को सिग्निफाई करते हैं कि जो बच्चों की एबिलिटी है वो बहुत ही कम है, बहुत इंफीरियर यानी कि बहुत ही कम है इन कंपैरिजन ऑफ अडल्ट, यानी कि अडल्ट यानी कि बड़ों की कंपैरिजन में बहुत ही कम है उनकी कैपेबिलिटी, ये शो करता है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है, आर द सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि एरर और मिसकॉन्सेप्ट जो बच्चों के द्वारा होती है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, कि पहले एरर होगा, मिसकॉन्सेप्ट होगा, फिर टीचर उसे क्लैरिफाई करेगा, कोई एक्टिविटी करा करके ये सारे मिसकॉन्सेप्ट को दूर करेगा, एरर को रेक्टिफाई किया जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड में आपसे ऐसा बोला जा रहा है। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है, आर ए हाइंड्रेंट एंड ऑब्स्ट्रेकल ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि ये जो चीजें हैं एरर और मिसकॉन्सेप्ट, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए एक तरह से ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, ये एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग, ये बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन में। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है, शुड बी इग्नोर इन द टेस्टिंग लर्निंग प्रोसेस, जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को टेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें देख रहे हैं, तब तो आपको एरर और मिसकॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देना चाहिए, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है आपके फोर्थ ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है, उसको चूज करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, कि ये जो मिसकॉन्सेप्ट और एरर की बात कर रही है बच्चों के, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, कि बच्चा गलती करके ही सीखेगा, और टीचर का ही काम होता है कि उसकी जो भी मिस्टेक्स है, एरर है, उसके मिसकॉन्सेप्ट है, उसको क्लैरिफाई करे और उस एरर को रेक्टिफाई करे, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये पूछा जा रहा है, इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेम चाइल्ड इज व्यू एज, कंस्ट्रक्टिविटी फ्रेम के हिसाब से यानी कि रचनावादी फ्रेम के दृष्टिकोण से आपको बताना है कि जो बच्चे को किस तरीके से देखा जाता है। तो इस हिसाब से भी आपके पास 4 ऑप्शन है, और इस 4 में से आपको कंस्ट्रक्टिवली फ्रेम के हिसाब से बच्चों को जो कंपैरिजन करके उस हिसाब से बच्चों को कैसा व्यू रखा जाता है बच्चों के लिए के बारे में सोच के आपको ये बताना है। चलिए एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, कि बच्चों को माना जाता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उनके अंदर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर यानी कि वैज्ञानिक रूप से इन्वेस्टिगेट करेंगे किसी चीज को, उसके खोजबीन करेंगे, कहने का मतलब ये है। सेकेंड में आपसे बोला जा रहा है, मिनिएचर एडल्ट हु इज लेस देन द एडल्ट इन द एस्पेक्ट सच एज साइज, कॉग्निज्म एंड इमोशन, कि जो बच्चे जो होते हैं वो अडल्ट के कंपैरिजन में यानी कि बड़े आदमी या बड़े बच्चे के कंपैरिजन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको माना जाता है वो कम होते हैं तीन एस्पेक्ट के ऊपर, अपने साइज में यानी हाइट वेट की बात की जा रही है इसके अंदर, कॉग्निज्म उस चीज को समझने और परखने में, और इमोशन और इमोशनली भी यानी कि भावात्मक रूप से भी, भावनाओं से रिलेटेड भी वो कम होते हैं एज कंपेयर टू अडल्ट, ये सेकंड में बोला जा रहा है। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है, टेबुला रासा यानी कि तबला वगैरह जो बजाते हैं उसका जो रास होता है, रस होता है, जैसे उसके आनंद जो होता है एक तरह से समझ लिया, ब्लैंक स्लेट, उनको ब्लैंक स्लेट की तरह उस लाइफ इज शेप्ड डायरेक्टली बाय द एक्सपीरियंस, जैसे एक तबले का रास होता है, शुरू में कुछ भी मतलब रस नहीं आता, कोई मजा नहीं आता, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ब्लैंक स्लेट की तरह बच्चा होता है जो बाद में एक्सपीरियंस के थ्रू चीजों को सीखता है,
और फिर उस हिसाब से शेप डलता है बच्चे का, और फिर वो अपना शेप लेकर के एक कह सकते हो आप एक वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन की फॉर्म में बच्चा बन जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसे ब्लैक स्लेट बोला गया, या फिर एक ऐसा तबला जिसका शुरू में कोई रस नहीं है, यानी कि ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे मतलब कोई प्रॉपर एक मीनिंगफुल म्यूजिक क्रिएट नहीं कर रहा है। अब ये समझ सकते हैं। फोर्थ में आपसे बोला जा रहा है अ मैसिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशन, कि जो बच्चे को ऐसा ट्रीट किया कि उसे किसी भी फॉर्म में मोल्ड किया जा सकता है, शेप किया जा सकता है, और वो उसे पैसिव समझ करके, ऐसा बोला जा रहा है फोर्थ स्टेटमेंट में। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन मैंने डिटेल में बता दिया आपको, अब अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया फर्स्ट, यानी कि जो बच्चे को किस तरह समझना चाहिए, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह हमें व्यू रखना चाहिए बच्चों के बारे में, और इसे एक तरह से हमें समझने को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी खोजबीन करने के हिसाब से हमें उनको समझना चाहिए, और इसी तरह हमें उसकी टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर्स रोल व्हाइल कोऑपरेटिंग लर्निंग इन हर क्लास, एक टीचर का रोल के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो क्लासरूम के अंदर है और वो कोऑपरेट कर रहा है बच्चों की लर्निंग के ड्यूरिंग। तो 4 ऑप्शन है इससे रिलेटेड आपके पास, चारों में से जो बेस्ट है आपको पिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, कि बच्चे के उस ग्रुप को जिसमें ब्राइट स्टूडेंट हैं और टैलेंटेड बच्चे हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए बीइंग अ टीचर। फर्स्ट ऑप्शन में ये बोला जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन है इज टू बी साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट, कि टीचर को एक साइलेंट स्पेक्टेटर यानी कि शांत होकर के कुछ देखते रहना चाहिए कि बच्चा किस तरह से क्या काम कर रहा है, और मतलब कोई एक्टिव रूप नहीं होना चाहिए, बल्कि चुपचाप एक तरह पैसिव मूड में टीचर को हो जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में आपसे ये बोला जा रहा है। और थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है इज टू बी लीव क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन, कि बीइंग अ टीचर क्या करना चाहिए, आपको क्लासरूम छोड़ देना चाहिए और बच्चों को अपनी मर्जी से जो वो करना चाहे उस हिसाब से उन्हें करने देना चाहिए। ये थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज टू बी सपोर्टेड एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, कि टीचर को क्या करना चाहिए, ग्रुप जो उसने डिवाइड किया हुआ है बच्चों को, हर ग्रुप को सपोर्ट करना चाहिए और उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहिए। अगर कहीं लग रहा है कि उसे हेल्प करनी चाहिए तो हेल्प कर देनी चाहिए, अगर कहीं लग रहा है सिर्फ गाइड करने से, डायरेक्शन देने से काम चल सकता है तो गाइड करना चाहिए, और कहीं एरर आ रहा है तो उसे रेक्टिफाई करने की जरूरत है। मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टीचर हैज टू परफॉर्म देयर हर रोल इन द क्लासरूम, ये बात की जा रही है फोर्थ ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए आप क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है फोर्थ, यानी कि टीचर को क्या होना चाहिए, एक तरह से सपोर्टिव होना चाहिए और बच्चों को मॉनिटर करना चाहिए, एज इन फॉर्म ऑफ एक ग्रुप फॉर्म करके उसे मॉनिटर करते रहना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में जो बोला गया आपसे ये करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द लीव वाइगोत्स्की मेंटल कैपेबिलिटी आर ट्रांसफॉर्म इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरली थ्रू, इसमें ही बोला जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, कि वाइगोत्स्की ने जो बोला था, लेव वाइगोत्स्की ने जो बोला था, उन्होंने बोला था कि बेसिक मेंटल कैपेबिलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए बेसिक को हायर कॉग्निटिव प्रोसेस थ्रू। वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो प्राइमरली किसके थ्रू कर सकते हैं, वो 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि बेसिक मेंटल कैपेबिलिटी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हायर कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू। किस तरह से करेंगे, तो वो 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, चारों में से आपको पिक करना है। तो 1 बाय 1 ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है अडेप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी चीज को अडेप्ट करके और उसे ऑर्गेनाइज करके आप ऐसा कर सकते हो। सेकंड आपसे बोला जाए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि रिवॉर्ड देके या उसे पनिश करके ही ये चीज पॉसिबल है। अच्छा, नेक्स्ट बोला जा रहा है सोशल इंटरेक्शन, कि सोशल इंटरेक्शन के थ्रू आप बेसिक मेंटल कैपेबिलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हायर कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर। एंड द लास्ट ऑप्शन जिसमें आपसे बोला गया साइमल्टेनियस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की बात की जा रही है इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिया आपके लिए। अब इसमें से जो आपको लग रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला था इसके बारे में, तो उसको आपको ये बताना है कि बाकी साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं चलना है, आपको वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है कि उसने क्या बताया था।
तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपके लिए है थर्ड ऑप्शन, यानी कि उन्होंने वाइगोत्स्की ने काफी फोकस किया था सोशल इंटरेक्शन का। सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही बच्चे को बेसिक मेंटल कैपेबिलिटी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप कॉग्निटिव प्रोसेस, प्राइमरी कॉग्निटिव, हायर कॉग्निटिव प्रोसेस में उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे? सोशल इंटरेक्शन करवा के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली? आपको डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में जो रिलेशन शो करने वाला ऑप्शन है आपको वो चूज करना है। ठीक है, यानी कि विकास और सीखने, यानी कि अधिगम या सीखना, ठीक है, यानी लर्निंग और डेवलपमेंट, इन दोनों का जो रिलेशनशिप शो कर रहा है आपको वो ऑप्शन चूज करना है इसके अंदर से। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट बोला है डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, कि डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों इंटर रिलेटेड है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होकर के ही परफॉर्म करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, सेकंड आपसे बोला जा रहा है डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, ये डेवलपमेंट अलग पार्ट है, लर्निंग अलग पार्ट है, इनका इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। एंड थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है लर्निंग टेक प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, कि लर्निंग जो होता है वो मतलब उससे डेवलपमेंट से को छोड़ के इसके रिस्पेक्ट में काम नहीं करता, इसके अपोजिट में काम करता है। आप ये समझ सकते हैं कि इनके इससे कोई मतलब नहीं है, इसके बिना डेवलपमेंट के भी लर्निंग पॉसिबल है, ये बोला जा रहा है, एक तरह से ये समझ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास रेट ऑफ लर्निंग आर फार एक्सीड देन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी लर्निंग का जो रेट है वो डेवलपमेंट के रेट से काफी ज्यादा होता है, आपसे ये बोला जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना, आपके हिसाब से क्वेश्चन में क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है फर्स्ट, यानी कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर बोथ आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चा डेवलपमेंट उसकी प्रोसेस अच्छी होगी, इट मीन्स उसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी, लर्निंग स्टेज पे भी वो अपनी चीजों को अच्छे से सीख पाएगा, अच्छे से टारगेट को अचीव कर पाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि पियाजे की जो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, तो उसकी जो एक तरह से आप विशिष्ट मनोविज्ञान संरचना के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और उसे क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। समझने के लिए आपको ये भी बोला गया है कि ऑर्गेनाइज वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि मेकिंग सेंस बनाने का जो बच्चों का जो एक्सपीरियंस है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन 1 2 3 4, ऐसे देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि मेंटल मैप है, ये क्या है कि स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेंटल मैप्स जो बच्चे के बारे में क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। सेकंड बोला जा रहा है ये जो टर्म है इसको आप डिफाइन कर सकते हो एज ए मेंटल टूल्स के रूप में डिफाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट बोला जाए स्कीम्स है, ये क्या है, यानी कि जो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है पियाजे ने जो के अकॉर्डिंग वो एक तरह से क्या है, स्कीम है। और लास्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ये इमेजेस है कि भाई ये स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को आप एक तरह से इमेज के रूप में डिफाइन कर सकते हो, ये बोला जा रहा है फोर्थ ऑप्शन में। तो आपको जो आंसर करना है अपने हिसाब से नहीं, बल्कि ये पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है कि पियाजे ने क्या बताया था आपको जब आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड जो आपने ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया था, आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ा था। मोस्टली उन्होंने जो अपना जो काम किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी डिटेल स्टडी इन्होंने किया और उसके रिलेटेड आपने थ्योरीज पढ़ी होगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि भाई जितनी भी थ्योरीज हैं उनको लिस्ट कर लीजिए, एक पेज पे कर लीजिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया है तो आंसर दे पाओगे, नहीं किया तो आज वीडियो देखने के बाद इस काम को जरूर करिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन जो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड, यानी कि स्कीम्स के बारे में बात की जा रही है कि भाई इसको आप डिफाइन कर सकते हो एज ए स्कीम। पियाजे के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करी है इसको इन्होंने स्कीम के रूप में इसे डिनोट किया है या फिर बोला है इन्होंने। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with an appropriate question or suggestion the child's understanding can be extended for beyond the point which she could have reached alone, कि क्वेश्चन के थ्रू और सजेशन के थ्रू
बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को, उसकी जो समझने की क्षमता है उसे काफी एक्सटेंड कर सकते हैं और बियॉन्ड द किसी फिक्स पॉइंट के लेवल पे, किसी फिक्स निर्धारित से उसे हम काफी आगे तक लेके जा सकते हैं। ये बात बोली जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपसे पूछा जा रहा है विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट, कि इनमें से किस चीज के अंदर ये बात जो है सपोर्ट की जा रही है कि जो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग को हम क्वेश्चन के थ्रू, सजेशन के थ्रू हम इसे उसे काफी आगे हायर लेवल तक बियॉन्ड किसी भी फिक्स पॉइंट से हम इसे और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस चीज को हाईलाइट किसके थ्रू किया जा रहा है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो ये बोलता है कि इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस के थ्रू ही आप बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को उसके जो फिक्स लेवल से बियॉन्ड आगे तक लेके जा सकती है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि यानी कि जो डेवलपमेंट का जो प्रॉक्सिमेशन है या उसके जोन का प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट करके आप उसे ले जा सकते हैं। यानी कि बच्चों का जो एक फिक्स जोन है कि इसका लर्निंग का पॉइंट ये एज ग्रुप में बच्चा ये सीखेगा वो सीखा, आपने जो फिक्स कुछ भी बना रखा उसको आप डेवलप करके, यानी उस रेंज को, उसकी जो जोन को ही आप इंक्रीज कर दो, एक तरह से ये बोल सकते हो आप, तब ये चीज पॉसिबल है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रेशन, यानी कि इन चीजों में संतुलन बना करके आप बाकी चीजों के साथ संतुलन बना करके आप ऐसा काम कर सकते हो। और नेक्स्ट बोला जा रहा है फोर्थ ऑप्शन में कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी कि बच्चों को कंजर्व करके, रोक करके, संरक्षण करके आप ये चीज पॉसिबली हो सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है आपको बताना है फिर। हाँ, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है सेकेंड ऑप्शन, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि यानी कि जिस पॉइंट तक आप बच्चे को एक्सटेंड करना चाहते हो उस जोन को, उस प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को ही को एक्सटेंड करना ही आप बोल सकते हो कि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंड हम कर सकते हैं थ्रू क्वेश्चन और सजेशन के थ्रू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका जो इस क्वेश्चन का हो गया वो हो गया सेकेंड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज, किसी भी स्टोरीज को सिलेक्ट करना, प्रेजेंट करना और उसके साथ उसके क्लिप को, स्टोरीज को और क्लिप को सिलेक्ट करना, प्रेजेंट करने के बारे में बात की जा रही है। फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड पोएट्री बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल इज ए इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू, कि बच्चे को अगर आप किसी भी स्टोरी से या किसी भी क्लिप से कुछ निकाल करके, ठीक है, आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने, मेल के बारे में, फीमेल के बारे में, बोथ मैन और वुमेन दोनों के बारे में ट्रेडिशनल रोल को अगर आप यूज करके एक स्ट्रेटेजी की तरह यूज कर रहे हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप मैन वुमेन दोनों को पिक कर रहे हैं किसी स्टोरी से, किसी वीडियो के क्लिप से या कहीं से बच्चों को किसी चीज को समझाने के लिए, और वहां अपने मैन वुमेन दोनों को ही एक तरह से इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, दोनों का ट्रेडिशनल रोल पुरानी स्टोरी में से दोनों को उठाया हुआ। तो ये चीज आपको क्या बता रही है, ये स्ट्रेटजी जो इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो आप यूज कर रहे हो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है ये है काउंटर जेंडर स्टेरियोटाइप, ये यानी कि दोनों जेंडर यानी कि मेल फीमेल दोनों जेंडर के रिलेटेड है और ये स्टेरियोटाइप से रिलेटेड है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है ये जो स्ट्रेटजी है इसके बारे में बोल सकते हो आप कि प्रमोट जेंडर बाइस, ये आप जेंडर बाइस को प्रमोट कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर कॉन्स्टेंसी को बढ़ावा देने के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि फोर्थ ऑप्शन बोला जाए स्टेरियोटाइप जेंडर रोल्स का, कि आपने स्टेरियोटाइपिकल जेंडर रोल को आपने यूज किया हुआ इसके अंदर। तो आपसे ये बताना है कि जो पुरानी स्टोरी से, पुराने क्लिप से को यूज करके, जिसमें मैन वुमेन दोनों को ट्रेडिशनल रोल को आप एक्सप्लेन करके किसी टॉपिक को समझा रहे हैं, तो ये जो आपकी जो इफेक्टिव स्ट्रेटजी है इसका नाम पूछा गया था आपसे। आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट है, यानी कि ये काउंटर जेंडर स्टेरियोटाइप्स है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया फर्स्ट हो गया। ये बाकी तो गलत हो गया ना, कि ये जेंडर बाइस वाले बात ही नहीं होगी, क्योंकि आपने मेल फीमेल यानी मैन और वुमेन दोनों का ट्रेडिशनल रोल, दोनों का नॉन ट्रेडिशनल रोल आपने यूज किया, दोनों को ही इंपॉर्टेंस आपने दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि सेकंड तो हो ही नहीं सकता। बाकी जो जेंडर बाइस, जेंडर कॉन्सेंसी, ये सब की कोई बात नहीं है, ये तो आपने दोनों को, मतलब बाइसनेस वाली कोई बात ही नहीं रह गई इसके अंदर, ये बात एकदम ही खत्म हो गई। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जाए रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल और
कोलवर्स डिस्क्रिप्शन। आपको ये स्टेटमेंट पहले रीड करना है, रीड करने के बाद आपको बताना है कि ये जो आपने डिस्क्रिप्शन है इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेज का है, मोरल स्टेज ऑफ मोरल कोलवर्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। राइट एक्शन इज डेन्ड बाय सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्साइज दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। अगर एक्सप्लेन करूं मैं आपको तो इसमें ये बोला जा रहा है कि राइट एक्शन ये सही काम जो किया जा सकता है वो किया जा सकता है करेक्ट एथिकल प्रिंसिपल को चूज करके, ठीक है। बाकी जो चीज है उसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जितना सबसे ज्यादा जरूरत जो इंपॉर्टेंस जो देना है वो देना है इथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके सही काम को किया जा सकता है। उसके बाद चाहे तो अब जो उसके अंदर जो वैलिड ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ और सोशल एग्रीमेंट को बाद में उसको बिना परवाह किए, बिना उसको ध्यान दिए हुए सही काम अगर किया जा सकता है वो किया जा सकता है कि राइट जो इथिकल प्रिंसिपल, सही इथिकल प्रिंसिपल यानी नैतिक तरह से आपके सिद्धांतों को सही तरह से इस्तेमाल करके उसे सही चुन करके ही आप सही काम कर सकते हैं, चाहे कानून और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं, उसको थोड़ा साइड में रख करके भी आप कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके पास 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन से रिलेटेड आपको बताना है कि भाई करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल की बात की जा रही है इसके अंदर। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस है ये। नेक्स्ट थर्ड में बोला जा रहा है द सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। लास्ट ऑप्शन है आपके पास द सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन है। यानी कि इसमें इथिकल प्रिंसिपल की बात की गई है। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि इथिकल प्रिंसिपल को ज्यादा वरीयता दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, और बाकी जो बोला है बाकी चीजों पर सही काम करना है तो आपको इथिकल प्रिंसिपल को, अच्छे इथिकल प्रिंसिपल को चूज करना है विद रिगार्डलेस आप इस लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट को चाहे आप साइड कर सकते हैं, लेकिन आपको इथिकली करेक्ट होना चाहिए। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। जो ये डिस्क्रिप्शन के बारे में बोला गया है, ये जो डिस्क्रिप्शन है कोलवर्स की जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है आपसे। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो फर्स्ट होगा। क्यों? क्योंकि इथिकल बात की जा रही है और इथिकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया जा रहा है। यानी कि ये जो चीज है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल है ये, यानी कि इथिकल फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इन कंपैरिजन ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। यानी कि अच्छे ह्यूमैनिटीज के, वैलिड ह्यूमैनिटीज की को स्टैब्लिश करने के लिए नए क्या बोलते हैं, अब बेस्ट इथिकल प्रैक्टिस हमें यूज करना चाहिए। इसके बारे में आपसे ये रिमार्क दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें मेजर अकम्प्लिशमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है क्या। अगेन पियाजे की थ्योरी आ गई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगेन दोबारा से आ गया। यानी कि फिर से मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट और पियाजे की थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड बार बार कितनी बार पूछा गया है। तो ये सब चीजें अगर आपके टिप्स में क्लियर है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जो चारों स्टेज अगर आपको बिल्कुल क्लियर है कि भी कंक्रीट ऑपरेशनल क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, ठीक, सेंसरी मोटर स्टेज क्या है, ठीक है, फिर ऑपरेशनल स्टेज क्या है, ये सब चीजें अगर आपको क्लियर है, मतलब चारों स्टेज क्लियर है आपके पास, चारों स्टेज के जो फीचर्स है वो क्लियर है, उसके बारे में पियाजे ने अपने पर्सनल व्यू क्या दिए हुए हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन कितने भी आ जाए सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बताइए चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है ये। सेकेंड ऑप्शन बोला जा रहा है एनिमिस्टिक थिंकिंग है ये, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड में बोला जा रहा है एबिलिटी टू कंजर्व है ये, कंजर्व करने की क्षमता है कह सकते हो अब, या फिर क्या बोलते हैं संरक्षण हिंदी में बोल सकते हैं आप। और फोर्थ आपसे बोला है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है ये। तो करेक्ट आंसर क्या है अब ये बताइए। चलो हिंट मैं दे देता हूं कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब है उस कैटेगरी का बच्चा जो 7 to 11 ईयर की कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि वो स्कूल में आ चुका है वो बच्चा, ठीक है। अब ये कह सकते हैं 7 to 8 ईयर का बच्चा है, यानी कि आप कह सकते हो 6 से लेकर सेकंड से लेकर क्लास 6 या 7 तक क्लास का बच्चे की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। यानी कि ये प्राइमरी लेवल की भी बात की जा रही है, अपर प्राइमरी, दोनों कैटेगरी के अंदर ये बच्चा आ गया है। चलिए अब बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है थर्ड, यानी कि एबिलिटी टू कंजर्व, कि उसके अंदर संरक्षण करने की क्षमता के बारे में बात की जा रही है। तो एक बार दोबारा जाके रिवाइज करिए, चारों स्टेज को अच्छे से पढ़िए। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है, ठीक है, और जो बाकी जो दो है ऑपरेशनल स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज क्या है। अगर ये चारों स्टेज आपको क्लियर है तो इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आज आप कर सकते हो,
ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। कोई सजेशन है तो सजेशन करके मुझे जरूर बताइए। अच्छा, एक काम और करिएगा, मैं ये देखना चाहता हूँ आप लोग सही में वीडियो यूटिलाइज करेंगे। चारों स्टेज का नाम लिखिएगा, चारों स्टेज के साथ जो उसकी एज कैटेगरी वाइज एज है वो भी मेंशन करिएगा। अगर आप वो करते हैं तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग सीरियसली आपने उस टॉपिक को पढ़ा है जा करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को 7 बजे मैं लेके आता हूँ टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो, और सुबह 7 बजे लेकर के मैं आता हूँ करंट अफेयर की वीडियो, जो कि हर तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके काफी यूजफुल है। अगर आप जनरल स्टडीज और करंट अफेयर पोर्शन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।